एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार गलत नाम की गुत्थी को तुलसी राम जी सुलझा लेते हैं और सबकी प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, खास करके उनके फेरू काका की, जो हर जगह कहते हुए नहीं थकते कि बामन भी जिस गुत्थी को ना सुलझा सके उसे तुलसी राम जी ने सुलझा लिया। उसके साथ ही काले मुंह वाले बंदर का जिक्र वे करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शहरों में तो हम लोग लंगूर कहते हैं, लेकिन तुलसी राम जी ने उसे काले मुंह वाला बंदर लिखा है, जो कि शायद प्रचलित भाषा का शब्द रहा होगा। और साथ ही ये जाना कि जब वे अपने ननिहाल जाते हैं तो वहां पर किस तरह का लोक जीवन होता है। हर रोज वर्षा से पहले भात और सुअर की दावत होती है और किस तरीके से तरह तरह के नृत्य होते हैं, और साथ ही पुलिस कितना अत्याचार करती है और पुलिस के सुरती खिलाने का मतलब क्या होता है। वहां से डरकर जब वापस अपने घर आ जाते हैं तब उससे आगे का विवरण अब हम पढ़ेंगे। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया उसी समय बस्ती के लोग निजामाबाद की उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे उस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चितता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफी अंधविश्वासी बना दिया था। वे हर जगह इस चीज का जिक्र करते हैं कि वे भी पहले अंधविश्वासी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के महत्व की वजह से वो अपने अंधविश्वासों से ऊपर उठ सके हैं। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बांग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी, जो अपनी हुक्की तथा चिल्लम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। ये वही सोमरिया है जो रात के अंधेरे में कुएं के जगत पे खड़ी होकर सबको जोर जोर से चिल्लाकर गाली बकती थी, बिना नाम लिए हुए, ताकि लोग उसकी मदद कर दें। लोगों का मानना था सुमरिया के लिए कि जब भी किसी चीज की जरूरत होती है वह मांगने की बजाय इसी तरह का प्रपंच करती है, रोज रात को चिल्लाकर। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ाकर हमारे कारवां से कहती कि सभी कहीं रुक जाएं ताकि वे आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी सके। उसी की यह मांग अमान्य कर दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिर परिचित पुराने शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगत पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर बन नामक गांव के विशाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सभी मोहित हो गए थे। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते थे। यह ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। इस तरह का यदि नजारा होगा तो कोई भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का नजारा मैंने भी कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, कवियों की कल्पना में, लेखकों की कल्पना में पढ़े जरूर हैं इस तरह के नजारे मैंने। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा उसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की मिलीजुली आवाजें हमारे लिए एक ना समझने योग्य भाषा की तरह इशारा कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी तथा सोमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में यह भी खूब था कि आग यहां भोजन पकाने के लिए नहीं बल्कि हुक्का चिलम के काम आ रही थी। वे पहले जिक्र कर चुके हैं कि उनकी दादी जो है उनको चिलम पीने की आदत थी, तो वे आग जो है वो थोड़ा सा बचा कर रखती थी और लोग जो है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए उनसे शाम को आग मांगने आते थे। तो यहां पर आग जो है वो चिलम जलाने के इस्तेमाल में आ रही है। ठीक मतलब इसका उल्टा है। जो उनकी दादी वाला इंसिडेंस था उससे सोमरिया वाला इंसिडेंस ठीक उल्टा है। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर तक पहुंच गए। वहां रात भर का पड़ाव था क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ ले गए थे, जिससे सोहरी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सुअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी मां सोहारी
हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छौना ढूंढने निकल पड़े। सर्दियों में अमूमन हमारे घर में भी हम लोग जो है अपनी किचन बाहर कर लेते हैं, ईंट का चूल्हा जोड़कर उसके ऊपर रोटी पकाई जाती है, थोड़ा सा गांव की फीलिंग लाने के लिए, क्योंकि रतन जी ने इस तरह के जो चूल्हे हैं वे घर पर खूब देखे हैं। वहां मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सुअर पालने वाले सैकड़ों छौनों को जाल में लपेटकर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छौनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ वैश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। इसका भी जिक्र पहले हो चुका है मुर्दैया में कि किस प्रकार मंदिरों के पास ही वैश्यालय हुआ करते थे। मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहां नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेला घुमनी कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेला घुमनी 2 रुपए में ढूंढ लाए। इन मेला घुमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था और नृत्य के समय मेला घुमनी के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। तो ये काफी नए प्रकार की जानकारियां हैं। मुर्दैया से पहले इस तरह की किसी भी मान्यता को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुअर की बलि चढ़ाना तो चलिए आम बात है, कुछ लोग बकरे की चढ़ाते हैं, कुछ मुर्गे की चढ़ाते हैं। दलितों के बीच सुअर की बलि चढ़ाना आम बात है, जो हम जूठन में भी उसका जिक्र देख चुके हैं। और लेकिन वैश्याओं का नृत्य ये एकदम अनोखी बात है कि बलि के साथ साथ उनका नृत्य होना भी लाजमी माना जाता था। इसी बीच बलि का छौना भी सिर विहीन हो जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घूमने के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी मां का सोहरी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सोहरी हलवा दूर जा गिरा तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छौनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहां हजारों की संख्या में चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताजा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर छोप दिया। वे कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए शाम तक अपने गांव वापस आ गए। तो गोबर लीप देना ये थोड़ा सुनकर अजीब लगता है, लेकिन गोबर लीपना, लेकिन गांव की मिट्टी तक लेपना तो मैंने सुना है कि गांव की मिट्टी लगा दीजिए और ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब मुझे औचित्य तर्क कभी समझ नहीं आया। मिट्टी में कई तरह के कीटाणु हो सकते हैं, उससे घाव कैसे ठीक होगा? ये कैसे आम प्रचलन में आ गया कि मिट्टी या गोबर लगा देने से घाव ठीक हो जाता है? तो ये थोड़ा सा मेरी समझ से परे है। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारे उभरने लगे। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अंध्र चंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इन्नर भगवान की जय करने लगे। इंद्र भगवान को यहां इन्नर भगवान लिखा है। वे कहते हैं कि इन्नर भगवान खुश हो गए हैं, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते हैं कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा के इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धधका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था कि वे 6ठी कक्षा के लिए फीस जुटा पाएंगे या नहीं। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने काम चोर बनना चाहता हूं। तो यहां पर अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, अशिक्षा के कारण
पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना दलितों की सोच में ही कभी शामिल नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो छठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया है। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया। छठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में एक किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया। क्योंकि वे अंग्रेजी बोलने लगे, उनको सीखने की ललक भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आज भी बहुत से दलित बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी सिखाई जाती होगी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ललक ना होने की वजह से वे सीख नहीं पाते। छठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुशाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सारे लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से ही जानते थे। वह उसी जिगर संडी गांव के रहने वाले थे जहां के बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। तो यही ललक की बात मैं कर रही थी। जुनून अपने आप को स्थापित करवाने का यदि नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता था। यहां तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे जबानी सारा कुछ बोल देता था। तो सीखने की और याद रखने की कितनी जबरदस्त क्षमता होगी तुलसी राम जी में। और मुर्दैया पढ़ते वक्त ये सारी चीजें आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक एक इंसिडेंस को डेट वाइज और बहुत क्लैरिटी के साथ तुलसी राम जी ने मुर्दैया में रखा है। तो इससे पता चलता है कि उनकी याददाश्त कितनी जबरदस्त रही होगी। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा। और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। इन सब चीजों का जिक्र पहले आ चुका है कि किस प्रकार जो फर्राटेदार हिंदी बोलता था उसको भी लोग समझ लेते थे किसी और अजूबे ग्रह से आया हुआ है। वे अक्सर दोहराती रहती कि सुनने में आता है कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वे घबरा जाती थी। तो यदि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं तो जो सवर्ण लोग हैं वे क्यों अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, ऊंची तालीम के लिए विदेश भेजते हैं? बाबा साहब ने इस चीज को समझा, इसलिए ऊंची तालीम लेने के लिए वे भी विदेश गए। तो दलितों के दिमाग में किस तरह लोगों ने ठूस ठूस कर गलत बातें भर रखी हैं, खासकर पढ़ाई लिखाई को लेकर। और अंधविश्वास तो है ही उस नाते। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर मैं घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हरवाहे थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते थे। हो सकता है ये दो लोग वो रहे हों जिन्हें खुद भी पढ़ने लिखने का चाव कभी रहा हो, लेकिन परिस्थितिवश ये कभी पढ़ ना सके हों, आगे ना बढ़ सके हों। लेकिन तुलसी राम जी को पढ़ता हुआ देखकर इनके मन में भी ललक आती होगी कि चलो पढ़ लिख तो नहीं सकते, कम से कम सुन सुन के कुछ थोड़ा बहुत सीख लें। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ ना जाए, इस चिंता से दादी मुझसे हमेशा कहती रहती, हर दम अंड मड मत बोलल कर। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा ये पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। गणित में वे हमेशा सबसे अव्वल आते थे, उसी तरह अंग्रेजी में भी अब अव्वल आने लगे। अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई थी। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर वर्षा हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई। लोग रोपने के लिए धान की जराई तैयार करने लगे तथा खेतों में लेव लगाते।
खेत के चारों तरफ से मेढ़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने के लिए लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। तो ये था कि 2 साल के सूखे के बाद अब लोग खुश हैं कि खेती करने को मिलेगा। उससे पहले अकाल तो था ही, साथ साथ टिड्डियों के हमले का भी जिक्र वे करते हैं। लेव के बाद खेतों में हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस की 3-6-7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर चौड़ा बना दिया जाता, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्से से बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बिठा दिया जाता था तथा हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। इस बाबत मुझे मदर इंडिया की वो सीन याद आ रहे हैं जिसमें नायक नायिका को खेत जोतते हुए दिखाया है। ये सारा जो विवरण है बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता सा लग रहा है। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डबरी, यहां तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भुखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाक्य मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूं। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कंटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों, जिसे जरई कहा जाता था, को मां मछलियां अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थीं। मैंने केंचुआ से गुंथी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछाल कर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजनी वाली गिरई, जो अपने जरइयों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयां इधर उधर बिखरकर ऐसे दिशाविहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी काई एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इन मात्र विहीन जरइयों को दिशा विहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूं तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूं। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगुर तथा रेउआ की निरंतर जारी रहने वाली चिंचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गोबरोड़े का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगते थे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़काकर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। कितनी खूबसूरत उपमा दी है। जो गुबरेले होते हैं वो ऐसे गोल 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 बना लेते हैं मिट्टी का और उसको ढोते हुए आगे तक लेकर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे छोटी सी पृथ्वी को लुढ़का रहे हों। बहुत खूबसूरत उपमा है। ढिबरी तथा लालटेन जैसे रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नाग पंचमी की आहट पाकर चुड़ीहारिन गांव गांव घूमकर कजरी विद्या में गाने लगी थी। एक दिन छल कैले हो मुरारी सुनिए, बलि के आइले चुड़ीहारी सुनिए ना। गोदना गुदवाने वालियां भी ऐसी धुनों पर फेरी लगाने लगी थी। वे पहले ही जिक्र कर चुके हैं, इन सब चीजों का जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है कि तरह तरह के सामान बेचने वाले आते थे और हरेक की जो गायन शैली थी वे अपने में अनूठी थी। हर कोई एक दूसरे से जुदा सुर गाता था। तो मैं समझती हूं इसके लिए भी बहुत कला चाहिए अपने आप को दूसरे से अलग करने के लिए। नीम के पेड़ों पर चढ़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। गांव के दलित मजदूर और मजदूरी ने लोक गीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम में मिली थकावट को हवा में उड़ाने लगी। इस बीच घुमंतू नटों की गांव के बाहर
सिरकियां भी गड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी। किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतू नटों के एक झुंड में हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिरकियां लगा ली। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक टेंट सरीखे गाड़कर नट रात में उनके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। नटों के बारे में ये जानकारी मुझे नहीं थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी। शहरी जीवन में रहते हुए, वहीं पर पैदा होकर पलने बढ़ने से ये सारी चीजों की जानकारी अमूमन नहीं होती है शहरी लोगों को। काफी चीजों की जानकारी है, जैसे कि नट लोगों को आज भी मैं देख सकती हूँ। रेड लाइट पर जब कारें खड़ी होती हैं या कोई भी वाहन खड़ा होता है, तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो रिंग्स के साथ अपने करतब दिखाती हैं, 2-2 के समूह में, 3-3 के समूह में, और भीख मांगने की बजाय लोगों को करतब दिखाकर उनसे पैसे मांगती हैं। तो ये मुझे एक काफी अच्छा लगता है कि भीख मांगने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं वे अपना पेट पालने के लिए। लेकिन पहलवानी भी उनका एक खास पेशा होता है, ये मैं आज ही देख रही हूं। मैं तो हमेशा इन्हें कलाबाजी समझती थी। ऐसे ये नट आहला गाने में माहिर होते थे तथा ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गांव में जिस नट परिवार ने सिरकी लगाया था, उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुर्कों जैसा प्रतीत होता था। तुर्कों जैसा प्रतीत होने का मतलब बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा भी। उस परिवार की युवतियां अत्यंत सुंदरी थीं, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। तुर्कों जैसा प्रतीत होने का मतलब ये कि उसके अपने कुटुंब का जो डील डॉल और रंग रूप था वैसा ही रहा होगा, जिसे खासा खूबसूरत ही कहा जाएगा। अपनी किसी बात को मनवा लेने की नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वह सब कुछ आला गा गा कर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी आला प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुर्दैया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना बनैठी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दांव सिखाता तथा वहां भारी भीड़ तमाशबीनों की इकट्ठा हो जाती थी। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वह नट बीच बीच में वीर रस से ओत प्रोत ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि ये सारी नट विद्याएं सबके सर चढ़कर बोलने लगती थीं। हमारे परिवार के 2 युवक सोबरन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियां एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थी, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिन के घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आला का आयोजन करते थे। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आला का आयोजन हुआ, उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। हर एक के घर आला का आयोजन का मतलब उतने दिन रोज पार्टी समझ लीजिए। लोग घंटों तक मंत्र मुग्ध होकर आला सुनते रहे। अंतोतगत्वा जब वह नट समूह सारी हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिरकियां उखाड़ने लगा तो घर घर में मातम सा छा गया था। जब वे सिरकियों को अपनी पालतू घोड़ी की पीठ पर लादकर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का ये झुंड मुर्दैया के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब यहाँ पर जो खास बात मेरे ध्यान में आती है वे ये कि ये नट पहलवानी किया करते थे और अच्छे जिम्नास्ट्स हुआ करते थे, लेकिन कभी किसी सरकारों का रुख इनकी तरफ या ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। हमारा देश जिम्नास्ट्स में या हो सकता है पहलवानी में बहुत सारे पदक ही जीत लाता। अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लगातार जब से दलितों का प्रवेश
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हुआ है तब से मेडल आने शुरू हो गए हैं। जब तक ये खेल सवर्ण लोगों के हाथ में थे कोई मेडल नहीं आता था। इक्का दुक्का कोई आया हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही दलितों और आदिवासी लोगों का इसमें समावेश हुआ, एंट्री हुई, तब से देश भरपूर मेडल जीत रहा है। तो इससे पता चलता है कि दलित कितने प्रतिभावान होते हैं। उन्हें हमेशा दूर रखा गया है छल बल करके हर विद्या से। पढ़ाई लिखाई तो क्या, हर चीज में आगे हैं। सिर्फ एक मौके की तलाश रहती है उन्हें, एक मौका देकर देखिए। बराबरी का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर फील्ड में ये तो साबित हो गया हम ज्यादा हैं। बराबरी की बात तो तब होती जब हम कुछ करके ना दिखा पाते। पहले मेडल क्यों नहीं आया, दलितों के आते ही सारे मेडल आने लगे। तो इससे अपने आप साबित होता है कि मौके की जरूरत है, वरना कंपटीशन कहीं भी नहीं है। सवर्ण कभी टिक नहीं सके हमारे सामने कंपटीशन में। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।